दोस्तों मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल क्लास में। और आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, कि बेसिकली डक्टाइल एंड ब्रिटल क्या होता है, इनके बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, काफी हालांकि ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, बट इसको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दूंगा कि आपका काम निकल जाए, आपको पता चल जाए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाए कि डक्टाइल और ब्रिटल एक्चुअली होते क्या है, इनके बीच को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ थोड़ा सा बस अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम गौरव बाबू है। अगर आपने मुझे अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं जान लीजिए मेरे बारे में। मैं कई सालों से तो गेट और ईएससी की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, और मैंने लास्ट ईयर अन अकेडमी को ज्वाइन किया था इन 2019 ऑलमोस्ट नवंबर में। तो करीब 6-7 महीने मतलब अन अकेडमी पे होने जा रहे हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, एक काफ़ी सालों से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ इंडिया के सीनियर फैकल्टीज के अंदर आता हूँ डियर फ्रेंड्स। तो और बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं कैसा पढ़ाता हूँ क्या करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यूट्यूब से वीडियो देखने के बाद, मेरी स्पेशल क्लासेस देखने के बाद अच्छा लगता है तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अगर यहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आपको unacademy.com टाइप करना है अपने गूगल में जाके, /@गौरव बाबू 2000-577। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली अनअकैडमी के पेज पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे आप फॉलो का बटन आएगा, फॉलो करना चालू कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपको मेरे वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है गौरव बाबू 2000@gmail.com। आप मुझे इस मेल आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है फोन पे डायरेक्टली तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, दैट इज 9897104566। आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इन केस मैं फोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ, जस्ट लीव अ मैसेज कि गौरव सर आपसे बात करनी है, मैं खुद ही आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल की। तो चलिए दोस्तों, डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल्स, डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल। तो पॉइंट वाइज मैं आपको इसको समझाऊंगा, आप इसको समझते जाइए, लिखते जाइए, और डेफिनेटली आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार मैं जरा चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू। हाँ, अब ठीक है ना। चलिए नाउ, तो डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल्स, पॉइंट वाइज इसको हम लिखेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, आप इसको अपने नोट्स पर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो व्हाट इज अ डक्टाइल मटेरियल, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज मैं इसको लिखवाऊंगा। अ मटेरियल is said to be ductile, मटेरियल इज सेट टू बी डक्टाइल। देखिए मैं जब कॉलेज वगैरह में इसको पूछता हूँ व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल, तो लोग बोलते हैं कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। यस, बिल्कुल ठीक बात है, ये क्या मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर इज डक्टाइल, बट इट अ मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर जस्ट बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी। वो डक्टिलिटी की वजह से कन्वर्ट हो पा रहा है वायर में। मैं पूछ रहा हूँ डक्टाइल मटेरियल क्या है, अंतर समझिए दोनों बातों के लिए। तो आप कभी भी इसको ऐसे मत बोलिएगा कि मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, बिल्कुल ठीक बात है, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बोलनी है। अ मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल when it shows large deformation, large deformation under tension, up to fracture, up to fracture। तीन बातें आपको याद रखनी है। एक ऐसा मटेरियल जो लार्ज डिफॉर्मेशन देगा, पहला पॉइंट लार्ज डिफॉर्मेशन, पहला पॉइंट क्या है, लार्ज डिफॉर्मेशन। एक ऐसा मटेरियल जो लार्ज डिफॉर्मेशन देगा, किस में देगा, टेंशन में।
किसमें देगा? टेंशन में। कहां तक देगा? फ्रैक्चर पॉइंट तक। फ्रैक्चर पॉइंट वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये तीन बातों पे आपको ध्यान रखना है। तो मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल व्हेन इट शोज लार्ज डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन अप टू फ्रैक्चर। अंडर टेंशन बोलना बहुत आवश्यक है, और फ्रैक्चर पॉइंट तक की बात हमें करनी है। वाइल 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 a material while a material is said to be brittle when it does not when it does not show an appreciable deformation an appreciable deformation an appreciable deformation an appreciable deformation अब देखिए इसमें भी क्या बोलना है? एन एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन अप टू फ्रैक्चर। सेम डेफिनेशन वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। सी अंतर समझिए, दोनों में अंतर क्या है। अगर मैंने पूछा डक्टाइल क्या है, तो आप बोलेंगे मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल व्हेन इट शोज अ लार्ज डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन अप टू फ्रैक्चर। तो फिर ब्रिटल क्या साहब? ब्रिटल की डेफिनेशन भी सेम है। अ मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल व्हेन इट डज नॉट शो एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन अप टू फ्रैक्चर। कशिश नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार कशिश भाई। तो मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल जब वो लार्ज डिफॉर्मेशन देगा, टेंशन में देगा, कहां तक देगा? फ्रैक्चर तक। इसका जस्ट अपोजिट क्या है? एक मटेरियल ब्रिटल तब कहलाएगा जब वो लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं देगा। यहां पे एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? व्हेन इट डज नॉट शो एन एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? जब वो लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं देगा, किसमें? टेंशन में। कहां तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक। इतनी बात बेटा समझनी है, दोनों के लिए हमें टेंशन वर्ड यूज करना है। अनीता बेरा नमस्कार बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मटेरियल डक्टाइल तब कहलाता है जब वो लार्ज डिफॉर्मेशन देता है, टेंशन में देता है, कहां तक देता है? फ्रैक्चर तक। ब्रिटल वो तब कहलाता है जब वो सेम कंडीशन के अंदर, सेम कंडीशन का मतलब टेंशन एंड फ्रैक्चर, जब वो सेम कंडीशन के अंदर लार्ज डिफॉर्मेशन ना दे, तो वो हमारा ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। कौन जी साहब बहुत बहुत नमस्कार। समझ गए दोस्तों? तो ये है इनिशिएशन। मैं इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा हूं डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल की। तो जो बॉडी टेंशन में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन दे फ्रैक्चर पॉइंट तक, वो डक्टाइल है। जो टेंशन में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन ना दे फ्रैक्चर पॉइंट पे, वो ब्रिटल है। ये तो आगे सब बात समझ में हमारे। अब सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आपने बोला कि गौरव सर आपने पढ़ाया है कि साहब ऐसा मटेरियल जो टेंशन में लार्ज डिफॉर्मेशन दे वो डक्टाइल है, और जो लार्ज ना दे वो ब्रिटल है। यही पढ़ा है मैंने, बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, साहब ये बताओ कि लार्ज का मतलब क्या है? लार्ज का मतलब क्या है साहब? लार्ज होता क्या है साहब? किस डिफॉर्मेशन को मैं लार्ज बोलूं और किसको मैं लार्ज नहीं बोलूं? क्या 1 mm को लार्ज बोलूं? क्या 2 mm को लार्ज बोलूं? क्या 5 mm को लार्ज बोलूं? क्या 10 mm को लार्ज बोलूं? कि 1 मीटर को लार्ज बोलूं? क्या 1 किलोमीटर को लार्ज बोलूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज? क्या मतलब है लार्ज डिफॉर्मेशन से साहब? लिसन केयरफुली। भाई ऑब्वियसली बात है, मैंने बस इतना बोल दिया कि ऐसा मटेरियल जो लार्ज डिफॉर्मेशन दे वो डक्टाइल है, जो लार्ज ना दे वो ब्रिटल है। तो भाई ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ साहब। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि गौरव सर लार्ज का मतलब क्या है? क्या इतने इतने को लार्ज बोलूं कि इतने को लार्ज बोलूं कि इतने को लार्ज बोलूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लार्ज? तो दोस्तों आप सुनिए अगला पॉइंट। अब सुनिए अगला पॉइंट कि लार्ज का मतलब क्या है। सी केयरफुली। इफ इफ पोस्ट इलास्टिक पोस्ट इलास्टिक strain or you can say deformation is greater than 5%, then material
then material will be ductile, and if post elastic strain is less than 5%, then material will be brittle. अब मैंने इसको और जस्टिफाई कर दिया और आसान कर दिया आपके लिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने के बाद आपको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, पोस्ट इलास्टिक मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद की स्ट्रेन सामने देखेंगे। आपको बनाना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दोस्तों एक इलास्टिक लिमिट होती है। उस इलास्टिक लिमिट के बाद मान लो ये आपकी इलास्टिक लिमिट है, उस इलास्टिक लिमिट के बाद का जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो दोस्तों इफ दिस इज द इलास्टिक लिमिट, इफ दिस इज द इलास्टिक लिमिट, देन इसके बाद का ये जो पूरा रीजन है दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन, और यू कैन से पोस्ट इलास्टिक। पोस्ट इलास्टिक का मतलब इलास्टिक के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इलास्टिक लिमिट के बाद के डिफॉर्मेशन को हम नोट करेंगे तो दैट विल बी टर्म्ड एज द प्लास्टिक और सिंपली पोस्ट इलास्टिक। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफॉर्मेशन है ये पूरा क्या कहलाएगा, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन या पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कहां तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक। माइंड इट प्लीज, हियर दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट तक याद रखना, फ्रैक्चर पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है ना। फ्रैक्चर पॉइंट तक आपको टोटल डिफॉर्मेशन चेक करना है। टोटल कौन सा? इलास्टिक, प्लास्टिक वाला, और यू कैन से पोस्ट इलास्टिक। ये स्ट्रेन चेक करनी है। और ये कौन सा डायग्राम है दोस्तों? ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अगर ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा आती है तो वो डक्टाइल है, अगर 5% से कम आती है तो वो ब्रिटल है। कुल मिला के सारा खेल इस पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन का या पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन का होता है। यानी कि यही मेजर है डक्टिलिटी का। जिस बॉडी के अंदर पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जिस बॉडी के अंदर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होगी बहुत ज्यादा, वही बॉडी डक्टाइल होती है, अदरवाइज वो ब्रिटल होती है। समझ गए यहां तक आप लोग? फटाफट, ये हो गए 2 पॉइंट। चलिए, तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि एक ऐसा मटेरियल जो लार्ज डिफॉर्मेशन देगा। क्या बात है। स्ट्रेन क्या होती है बेटा? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ डिवाइड, ये ऑलरेडी क्या है, ये एक तरह का परसेंटेज है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया परसेंटेज चेंज, है ना। तो आपको स्ट्रेन निकालनी है। कौन सी स्ट्रेन? प्लास्टिक स्ट्रेन, है ना, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। और अगर ये वैल्यू 5% से ज्यादा आ रही है तो बेटा वो डक्टाइल है, नहीं आ रही है तो वो ब्रिटल है। ठीक है, बस। ठीक है, ये स्ट्रेन होता है बेटा, ये ऑलरेडी स्ट्रेन है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेन चेक करनी है। ये स्ट्रेन बोल रहा हूं बार बार, प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा, ठीक है, 5% से ज्यादा अगर ये आ रही है तो बेटा क्या है, अगर ये स्ट्रेन पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर 5% से ज्यादा आएगी तो वो डक्टाइल है, अदरवाइज ब्रिटल है। दैट्स इट।
तो ये तो हो गई दो बातें। अब बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन के बारे में बात। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सुन लो ध्यान से, बकवास मत करिएगा कभी भी। क्या मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर इज डक्टाइल, सबसे फर्जी डेफिनेशन है ये। अ मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, भाई a material can be converted into wire because of the ductility. I am talking about the ductile material. आप उसकी एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी डक्टाइल मटेरियल की, ना कि उसकी एक तरह की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये सामने जो लिखी हुई है, डेफिनेशन हमेशा डिफॉर्मेशन से बनती है। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस डिफॉर्मेशन से डिफाइन होती है। एग्जैक्टली अनीता बेहरा जी, बिल्कुल ठीक। डक्टिलिटी जो डिफाइन होती है वो डिफॉर्मेशन से डिफाइन होती है, ना कि ये आप उसकी प्रॉपर्टी बता दे रहे हो कि डक्टाइल मटेरियल को हम वायर में बना कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये बोलेंगे ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इस तरह से आपको यूज करना है। फिर उसको बाद में आप समझा देंगे साहब यहाँ पर लास्ट डिफॉर्मेशन का मतलब है ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन से। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर 5% से ज्यादा आ रही है इनकेस, तो हमने एक वैल्यू दे दी तो वो डक्टाइल चला जाएगा, अदरवाइज वो ब्रिटल चला जाएगा। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। थर्ड पॉइंट, सी केयरफुली। डक्टाइल मटेरियल्स की बात करें, डक्टाइल मटेरियल्स possess टू स्ट्रेंथ। ठीक है, इन जनरल दे possess टू स्ट्रेंथ। इनके पास दो स्ट्रेंथ होती हैं। कौन कौन सी साहब? यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। yield strength and ultimate strength. While brittle materials possess only one strength, that is what? Ultimate. एक और डिफरेंशिएशन डक्टाइल और ब्रिटल का। डक्टाइल के अंदर दोस्तों दो स्ट्रेंथ होती हैं, ब्रिटल के अंदर एक ही स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल सामने देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये यील्ड पॉइंट होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आती है दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ। और ये अल्टीमेट पॉइंट होता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, हियर दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट एंड हियर दिस इज द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या आता है, क्यों आता है, क्या इसके कारण है, उसके लिए आपको प्लस पे आना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, दिस इज द यील्ड पॉइंट। तो ये दो स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर हमें विद इन इलास्टिक लिमिट कोई मटेरियल को डिजाइन करना होता है तो हम यील्ड स्ट्रेंथ से डिजाइनिंग करते हैं। अगर हमें इलास्टिक लिमिट से ज्यादा और अल्टीमेट पॉइंट से कम पे काम करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज से पढ़े हो बेटा? संतोष मिश्रा जी, किसने बोला आपसे? ऑल डक्टाइल मटेरियल possess यील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपरली यील्ड पॉइंट शो हो रहा है या नहीं, बट वी कैन नॉट से दैट कि साहब यील्ड स्ट्रेंथ होती नहीं है, साहब एक ही स्ट्रेंथ होती है। ये किसने पढ़ा दिया आपको? हाँ, ये बोलेंगे हम कि जो कॉपर होता है, कॉपर का यील्ड पॉइंट क्लियरली शो नहीं होता साहब।
कैसे नहीं शो होता? सामने देखिए, कॉपर का यील्ड पॉइंट क्लियरली शो नहीं होता, ये बोलेंगे हम। वी कैन नॉट से दैट कि साहब कॉपर में यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती। बेटा फिर तो पूरी हमारी थ्योरी, सारी किताबें खराब हो जाएंगी सब, अब तक जो भी पढ़ा है पूरा ब्रह्मांड बेकार। फिर तो अगर कॉपर के अंदर यील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं है साहब, तो फिर तो सब बेकार हो गया बेटा, सब गुड़ और गोबर बराबर हो जाएगा। हाँ सुनिए, अंतर समझिए। इसीलिए कहते हैं बेटा, एक होता है ज्ञान का ना होना, एक होता है ज्ञान का अधूरा होना। तो ज्ञान का ना होना बहुत बढ़िया है, ज्ञान का अधूरा होना बड़ा खतरनाक है। एटलीस्ट मुझे कुछ नहीं आता तो मैं मना कर दूंगा था मुझे नहीं आता, है ना। ये डायग्राम है कॉपर का या एल्यूमिनियम का, ठीक है। थोड़ा सा इसको टेढ़ा सा हो गया यहाँ पे ये। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं एल्यूमिनियम का और कॉपर का, तो इट विल बी लुक लाइक दिस। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्लास्टिक जोन चालू होगा, फिर ये यहाँ पे आके फ्रैक्चर करेगा। तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर एल्यूमिनियम, नो डाउट। बिल्कुल ठीक बात है कि एल्यूमिनियम में यील्ड पॉइंट क्लियरली शो नहीं होता है, हमें नहीं पता यील्ड पॉइंट कहां पे है। एल्यूमिनियम के अंदर यील्ड पॉइंट शो नहीं होता। भाई साहब, ननू भाई प्लीज, तुम तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, थोड़ा सा बेटा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। क्योंकि बेटा जब यील्डिंग होती नहीं तो यील्ड पॉइंट कैसे मैं एक बोल दूं। हाँ उसको कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्लीज पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो। उस बच्चे का डाउट क्लियर करता हूं मैं, मिश्रा जी का। मेरे भाई यहाँ पे यील्ड पॉइंट क्लियरली नहीं हो रहा। ये जो डायग्राम है दिस इज वैलिड फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का सेम बनता है, क्योंकि दोनों ही प्योर मटेरियल है, प्योर मेटल्स हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमें यील्ड पॉइंट क्लियरली शो नहीं होता, बट हाँ नो डाउट अल्टीमेट पॉइंट हमें क्लियरली शो होता है। अल्टीमेट का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पे समवेयर हियर मैक्सिमम स्ट्रेस इज हियर, तो ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यील्ड पॉइंट हमें शो नहीं होता, तो अल्टीमेट स्ट्रेस तो हमें पता चलती है। तो बेटा इट डज नॉट मीन कि इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ नहीं है। अगर यील्ड स्ट्रेंथ अगर डक्टाइल मेटल के अंदर नहीं है तो बेटा सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो अब तक बनी है सब मटेरियल्स के ऊपर सब फेल, सब बेकार। दोस्तों इसके मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, दीज मेथड आर कॉल्ड ऑफसेट मेथड। उस ऑफसेट मेथड में क्या करते हैं, उस ऑफसेट मेथड में हम जो टोटल स्ट्रेन का, ये मान लो ये स्ट्रेन है टोटल, दिस द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो स्ट्रेन का 0.02% ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेन का 0.02%, कितना बोल रहा हूं मैं, 0.2%, 0.2 है ना, 0.2% ऑफ टोटल स्ट्रेन लेके। अब ये वाली जो लाइन है दोस्तों आप जानते हो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ये कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो 0.2 स्ट्रेन पे समवेयर एयर, मान लो 0.2 स्ट्रेन ये है, ये पॉइंट मिला मुझे। इस पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, किसके करस्पॉन्डिंग, इस ओए लाइन के। ओए क्या है, ये ओए प्रोपोर्शनल लिमिट है एक तरह से ना, प्रोपोर्शनल रीजन है। प्रोपोर्शनल रीजन में दोस्तों हुक्स लॉ वैलिड होता है और स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये ओए एक स्ट्रेट लाइन है, ओए एक स्ट्रेट लाइन है, और इसको हम लोग दोस्तों 0.2% ऑफ स्ट्रेन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से। और ये पॉइंट कहां पे लगाया हमने, ये पॉइंट हमने लगाया है 0.2% ऑफ टोटल स्ट्रेन पे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, जो इसके पैरेलल होगी, ओए के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको ड्रॉ करते हुए खींचते हुए ले जाएंगे। ये जिस पॉइंट पे लाई करेगी, फॉर एग्जांपल यहां पे लाई कर रही है, this will be termed as yield strength, and this yield strength is also called the offset yield strength। तो बेटा किसने बोला कि नहीं होती, भाई गलत बात है यार, ठीक है होती है बेटा, है ना। अदरवाइज सब हिस्ट्री ज्योग्राफी फेल हो जाएगी, इसके पीछे की जो भी कहानी है सब बेकार हो जाएगी, फिर तो डक्टाइल मेटल बंद ही बचे ही नहीं कुछ। चलिए एनीवेज, तो कुल मिला के डक्टाइल मेटल के अंदर दो स्ट्रेंथ होती है, एक यील्ड स्ट्रेंथ, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ। कुछ में यील्ड पॉइंट क्लियरली दिखता है, फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के अंदर यील्ड पॉइंट क्लियरली दिखता है। वहीं प्योर मेटल्स की बात करें तो यील्ड पॉइंट क्लियरली नहीं दिखता है, तो नहीं दिखता तो हम उसको एब्सोल्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गई यहां तक की बात, अब बढ़ते हैं आगे। अब इधर एक बार ब्रिटल का और देख लो दोस्तों। अगर आप ब्रिटल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, ब्रिटल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, वो कुछ ऐसा बनेगा, खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, उसके बाद इस पॉइंट पे आके यहाँ पे आके फ्रैक्चर कर जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसमें यील्डिंग होने वाली होती है तब तक फेल कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। व्हाट इज द मोड ऑफ द फेलियर, उसको जानने के लिए आप मटेरियल साइंस पढ़िए,
उसको पढ़ने के लिए आपको प्लस पे आना पड़ेगा। 25 तारीख से मटेरियल साइंस स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें केवल अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगा। हाँ बेटा हर्ष भाई 25 जून से स्टार्ट हो रहा है बेटा, नोटिफिकेशन आ गया होगा। 25 जून से नहीं, 25 मई से, अभी कल परसों जो आ रही है 25 मई से। और कल से स्टार्ट हो रहा है मेट्रोलॉजी, कल से मेट्रोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। मेट्रोलॉजी वीकेंड वीकेंड चलेगा और मंडे टू फ्राइडे चलेगा। मंडे टू फ्राइडे 25 से चालू होगा मटेरियल साइंस, मतलब मंडे से मटेरियल साइंस और कल से मेट्रोलॉजी। चलिए, तो इसमें केवल अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। ज्यादा यूजफुल मेटल हमारे डक्टाइल माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनको हम दो तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मनोरलाल बेटा 2-4 स्ट्रेस डायग्राम याद करने होते हैं, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी मटेरियल्स की नॉलेज अगर आपको, तो आप अपने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों देखिए, डक्टाइल मटेरियल ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि इनको हम दो तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें इलास्टिसिटी के अंदर रहना है तो हम उसको उस केस में यील्ड स्ट्रेंथ के थ्रू डिजाइन करते हैं, मतलब इतने रीजन के लिए डिजाइन करेंगे। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्लास्टिकली डिफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोम के कंपोनेंट की, तो सोम में हम लोग जो डिजाइनिंग करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट करते हैं, तो वहां हम हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो रोलिंग प्रोसेस की बात करो। फॉर एग्जांपल रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग प्रोसेस के अंदर दो रोलर्स होते हैं और इन रोलर्स के बीच में से हम लोग क्या ले जाते हैं दोस्तों, एक मेटेलिक शीट को फॉर एग्जांपल लेके, और इस मेटेलिक शीट को हम फाइनली करते क्या है, इसकी थिकनेस को कम करते हैं। ये तो करते हैं रोलिंग प्रोसेस के अंदर। तो इस तरह से रोलिंग प्रोसेस के अंदर ये थिकनेस कम हो रही है। तो आफ्टर द प्रोसेस, सी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से टेल यू नाउ, सी केयरफुली। आफ्टर द प्रोसेस, इस रोलर से बाहर निकलने के बाद, इमेजिन करो यार, रोलर में घुसने से पहले जो डेप्थ थी मान के चलते हैं वो 10 mm थी, और रोलर से निकलने के बाद वो 8 mm हो गई। तो क्या रोलर से निकलने के बाद वो फिर से 10 हो जा रही है? नहीं हो रही ना, फिर से 10 नहीं हो रही है। यानी कि बॉडी प्लास्टिकली डिफॉर्म कर चुकी है। और बॉडी अगर प्लास्टिकली डिफॉर्म कर चुकी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग स्ट्रेस होगी, जो वर्किंग स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा है, और फ्रैक्चर नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है। तो इस केस में दोस्तों हम अल्टीमेट स्ट्रेस को ध्यान में रख के डिजाइनिंग करते हैं। तो कुल मिला के जहां हमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहना है वहां यील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाता है, जहां हमें प्लास्टिक जोन में डिफॉर्मेशन चाहिए वहां अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाता है, ताकि बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रेस हम बॉडी पे ना लगाता कि वो फ्रैक्चर कर जाए, ठीक है। तो ये तो कोई डक्टाइल के बारे में बात। ब्रिटल में केवल बेटा एक ही स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए वो कम ही जगह पे यूज होते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया स्ट्रेंथ के बारे में कंपेरिजन। नेक्स्ट पॉइंट, दो स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, डक्टाइल मटेरियल्स, ductile materials are weaker in shear। डक्टाइल मटेरियल shear में वीक होते हैं, while brittle materials are weaker in tension। ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होते हैं, वीक, इतना समझ गए। ब्रिटल मटेरियल्स आर वीकर इन टेंशन, ब्रिटल मटेरियल्स आर वीकर इन टेंशन। ये हो गई वीकनेस की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ की, मतलब मजबूत किस में होते हैं। वीक तो हो गया डक्टाइल शियर में, डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकर इन शियर व्हाइल द ब्रिटल मटेरियल्स आर वीकर इन टेंशन। अब स्ट्रॉन्गनेस की बात करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग किस में है। तो मुझे बताइए डक्टाइल मटेरियल की मैं तीन स्ट्रेंथ को लिख रहा हूं दोस्तों। एक है शियर स्ट्रेंथ, एक है पहले
टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक मान लेता हूं मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक मान लेता हूं मैं शीयर स्ट्रेंथ। शीयर को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हो गई शीयर स्ट्रेंथ। मुझे बताइए सबसे ज्यादा मजबूत किस में होगा? अब मजबूती की बात करनी है हमें, मजबूती की। काइंडली रिप्लाई, डक्टाइल मटेरियल इन तीनों में से सबसे ज्यादा मजबूत किस में होता है? टेंशन में? तुषार भाई बहुत बहुत नमस्कार। टेंशन में, कंप्रेशन में, या शीयर में? ऑब्वियसली बात है वीक तो शीयर में होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी बताया 2 मिनट पहले ये रहा। तो फिर मजबूत किस में है? सबसे ज्यादा मजबूत किस में होता है? सबसे ज्यादा मजबूत किस में होता है? डक्टाइल मटेरियल सबसे ज्यादा मजबूत किस में होता है? मनोहर लाल टेंशन, अनीता बेहरा टेंशन, सौरभ कनौजिया टेंशन कंप्रेशन, आयुष सचान टेंशन, वैभव बोरोडे टेंशन। आप सब लोग गलत हैं। यही विडंबना है दोस्तों, यही विडंबना है, यही यही मतलब धोखा है। यही है कि भाई कॉलेज को अपने फीस दे दी 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 14-14 लाख रुपए कॉलेज को फीस दे देते हैं। लेकिन हम जैसे फैकल्टी जब आपसे बोलते हैं कि भैया आके यहाँ पे पढ़ लो अनअकैडमी पे 20,000 में, आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी, लेकिन नहीं, 14-14 लाख खर्च करके हम डिग्री जरूर ले लेंगे, लेकिन जहां हमें इंजीनियरिंग सीखने को मिलेगी वहां 20,000 खर्च नहीं करेंगे हम। मेरे बच्चों गलत, बिल्कुल गलत। एक्चुअली जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं दे आर मोर स्ट्रोंगर इन कंप्रेशन when compared to tensile, the compressive strength is more। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब सबकी निगाह सामने, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डक्टाइल मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, देखो दोस्तों अगर मैं कंपैरिजन करूं डक्टाइल मटेरियल का, सामने देखेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज मोर देन दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन दैट ऑफ शीयर स्ट्रेंथ। ये होता है तरीका, यानी डक्टाइल मटेरियल कंप्रेशन में ज्यादा मजबूत होता है। अब आगे की बात, आगे की बात यह है, फॉर एन एग्जाम्पल बेटा रीजन के लिए आयुष अचान आप प्लस पे आइए बेटा, प्लस पे मटेरियल साइंस चालू हो रहा है मेरा। उस मटेरियल साइंस में बिल्कुल मैं आपको एटम्स के बीच में बैठा दूंगा कि ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये बीच में ये। फिर वहां पे आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द डक्टिलिटी एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द ऑल अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे में बेटा मैं इतना कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरी माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। तो वो एटॉमिक अरेंजमेंट है बेटे, है मेटल की प्रॉपर्टी है वो, है ना, वो मेटल की प्रॉपर्टी है, उसको सीखने के लिए प्लस पे आइए। इसीलिए बेटा ये स्पेशल क्लास बनाई जाती है कि बच्चे को और जो डाउट आ रहे हैं उनके लिए प्लस क्लास ज्वाइन करें। फिलहाल आप समझिए आगे। डियर फ्रेंड अब अंतर समझिए, ये तो क्या डक्टाइल के लिए। अब थोड़ा सा मैं पहले एक बार बात कर लूं ब्रिटल की, 1 मिनट। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए दोस्तों याद रखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और केवल ज्यादा ही नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। किससे? टेंसाइल से। पहली चीज तो टेंसाइल को कंप्रेशन का कंपैरिजन हो गया। मतलब अगर टेंसाइल स्ट्रेस 100 है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। यस, 5 से 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है, 300, 400, 500, 600, 700 तक पहुंच सकती है। हाँ, बाकी तीनों को कंपेयर करें अगर, ये तो हो गई टेंशन और कंप्रेशन की बात, अब तीनों को अगर कंपेयर करूं ब्रिटल के लिए, तो सबसे मजबूत कंप्रेशन में, उससे ज्यादा मजबूत शीयर में, मतलब उससे कम मजबूत शीयर में, और सबसे वीकर टेंशन में, सबसे कमजोर टेंशन में ये होता है। ठीक है, यानी एक ब्रिटल मटेरियल सबसे स्ट्रॉन्गर होता है कंप्रेशन में, उससे कम शीयर में, और सबसे कमजोर टेंशन में होता है। यही पढ़ा है मैंने, ये रहा। भैया आवाज आ रही है दोस्तों? बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था।
आवाज आ रही है? एम आई विजिबल? काइंडली रिप्लाई प्लीज। चलो चलो, ठीक है ठीक है, आ गया, दिख गया। कभी कभी ना बेटा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता तो भग मत जाया करो क्लास से। हरीश भाई एक मिनट में, एक सब टॉपिक खत्म कर लूं, आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा बेटा, है ना? टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर जवाब देता हूं। देखो दोस्तों, अब इधर देखना ध्यान से। यहां पे मैंने क्या बोला, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर 100 है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है। यहां ऐसा नहीं है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 है तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हल्की सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब हो सकता है 105 हो या 110 हो। ऐसा नहीं है कि 200 हो जाएगी, 250 हो जाएगी, 150 हो जाएगी, नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसीलिए बोला जाता है कि कंप्रेशन और टेंशन में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊं, बिल्कुल फिजिकल जो फिजिकल फिनोमेना है वो ये है कि कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे लेस स्ट्रॉन्ग है टेंशन में, और शियर में सबसे कमजोर होता है। तो दोस्तों कुल मिला के याद रखिएगा, मजबूत जरूर है कंप्रेशन में, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना ब्रिटल है। ब्रिटल बिल्कुल अलग मटेरियल, ब्रिटल बिल्कुल अनइवन बिहेवियर देता है, ब्रिटल की बात ही बिल्कुल अलग है। ये टेंशन में अगर 100 स्ट्रेंथ दे रहा है तो कंप्रेशन में 500 600 700 तक दे सकता है। यहां ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा होता है बस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया डिफरेंस ये। अब बढ़ते हैं आगे। आयोग की इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे से कोई पूछे आपसे, हाँ, मोर रीजनेबली आप इस तरह से बोल सकते हैं। बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, ये रहा, किसका कमेंट था ये, अनीता बेरा। दोनों में ही स्ट्रॉन्गर होगा, यस, दोनों में ही स्ट्रॉन्गर होता है डक्टाइल मटेरियल। मतलब टेंशन भी अच्छे से झेल पाता है वो, और कंप्रेशन को भी अच्छे से झेल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। बट आप इनिशिएशन करें या मतलब जब भी आपसे पूछा जाए डक्टाइल मटेरियल आर मोर स्ट्रॉन्गर, तो आपको बोलना है सर कंप्रेशन, कि कंप्रेशन में वो वाकई में ज्यादा मजबूत होता है। आप लोग देखिए, अभी देखो मैं एक चेयर पर बैठा हूं, शायद आप इस चेयर को देख पा रहे हैं, ये रही, ठीक है, ये चेयर है। अब दोस्तों इस चेयर का जो फ्रेम बना हुआ है नीचे, वो डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है। इसका जो फ्रेम होता है नीचे, तो चेयर का फ्रेम डक्टाइल मेटल का। इसी तरह से आप अपने कॉलेज के अंदर ब्रेंचेस पर बैठते हैं, कुर्सियां होती हैं आपके घरों में, तो डक्टाइल मेटल का फ्रेम होता है। तो क्या वो डक्टाइल मेटल का फ्रेम कंप्रेशन में टूट जाता है क्या? नहीं ना। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो इस पर कंप्रेशन जा रहा हूं ना, इसके टांगे जो होंगी उसके अंदर कंप्रेशन जा रहा होगा, लेग्स के अंदर। तो बेटा क्या वो टूट जा रही? नहीं, क्योंकि कंप्रेशन में मजबूत होता है। ठीक है, चलिए एनीवेज अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों और बेहतरीन पॉइंट समझते हैं। अब देखो सब लोग ध्यान से, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, डक्टाइल मटेरियल है, माइल्ड स्टील लिया हुआ है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है दोस्तों। ये सबकी निगाह सामने रहेगी और मैं जो बोल रहा हूं समझेंगे दोस्तों। इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, और द इलास्टिक लिमिट यू कैन से, दिस इज द इलास्टिक लिमिट। यहां पे आता है दोस्तों यील्ड पॉइंट, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट हर केस में नहीं मिलेगा, रटना मत इसको। इसके लिए मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, प्लस पे पढ़ाऊंगा या हो सकता है यूट्यूब पे पढ़ाऊं सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट, और कुल मिला के फिलहाल मैं इसको यील्ड पॉइंट बोल रहा हूं। उसके बाद का फिर जो रीजन है वो सब प्लास्टिक रीजन है, और दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। अब ध्यान से सुनिएगा जितना मैं बोल रहा हूं। ये जो रीजन है दिस इज द इलास्टिक रीजन, इतने रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ये वो रीजन होता है जिसमें बॉडी पे से अगर हम लोड हटा लें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है। पढ़ा होगा आप सबने ये। अगर मैं इस रीजन के अंदर से लोड को हटा लूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगी। तो दिस इज द इलास्टिक जोन। कैसा जोन है ये?
इलास्टिक जोन। अब दोस्तों इधर से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्लास्टिक जोन। इसके बाद ये जितना जोन है यहां से लेके यहां तक का, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन का मतलब ऐसा जोन, ऐसी जगह है जहां पे मटेरियल लोड हटाने में वापस लौट के नहीं आएगा। इसका मतलब यही है भाई, अब मैंने लोड अगर हटा दिया तो अब ये मटेरियल वापस लौट के नहीं आएगा। अगर मैं गलती से प्लास्टिक जोन में पहुंच चुका हूं तो लोड हटाने में मटेरियल वापस लौट के नहीं आएगा। यस और नो? यही पढ़ा है हम लोगों ने, यही बताया गया आपको क्लब कॉलेजेस के अंदर। चलिए अब मेरी बात सुनिए हर्ष भाई, सी एवरीवन, ये रीजन जो मैं इसको दिखाने जा रहा हूं आपको, दिस वन, ये कौन सा रीजन है साहब? व्हाट अबाउट दिस? एनीवन प्लीज टेल मी, क्या है ये? ये जो ग्रीन ग्रीन मैं कर रहा हूं, ये कौन सा रीजन है? व्हाट अबाउट दिस रीजन? और इसका क्या मतलब होता है, क्या भला है ये? यील्ड रीजन, आयुष सचान इलास्टोल प्लास्टिक रीजन। और कोई? एनीवन? विस्को प्लास्टिक। और कोई? अनीता वेरा, आपकी क्या राय है? स्ट्रेन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस डज नॉट इंड्यूस। अबे रीजन का नाम क्या है बेटा? चलिए सुनिए, अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। विस्को इलास्टिक बोल के तो सब ऐसी तैसी होगी, सब बेकार कर दिया आपने। विस्को इलास्टिक समथिंग एल्स, उसको साइड कर दो अभी, है ना, वो फ्लूइड्स के ऊपर एक्चुअली काम करता है। चलिए एनीवेज दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, लाल वाले रीजन को देखो, इलास्टिक जोन है, इलास्टिक रीजन है, इधर प्लास्टिक जोन है, और बीच में ये ग्रीन वाला रीजन क्या है समझते हैं ध्यान से। अगर हम विद इन इलास्टिक लिमिट लोड लगा रहे हैं, अगर हम विद इन इलास्टिक लिमिट लोड लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी? लोड हटाने पे अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगी। यानी बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। यानी विद इन इलास्टिक जोन, विद इन इलास्टिक जोन बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, दैट इज इलास्टिसिटी। लेकिन यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद वो जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जा रही है, वो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जा रही है, और वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब अब लोड हटाने में वापस लौट के वो नहीं आएगा। यही बात है। यानी एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज हो रही है। इलास्टिक लिमिट के अंदर वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, यील्ड पॉइंट के बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब दो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दो डिफरेंट आदतें शो कर रहा है। इधर उसकी आदत है लौट के आने की, इधर उसकी आदत है लौट के ना आने की। इलास्टिक लिमिट में वो लौट के आ जाता है, प्लास्टिक लिमिट में लौट के नहीं आ पाता। दो डिफरेंट हैबिट्स शो कर रहा है वो, दो डिफरेंट आदत है मटेरियल की। और दोस्तों कोई भी आदत एकदम से नहीं छूटती, कोई भी आदत एकदम से नहीं छूटती। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, मान के चलो मैं अपने ऊपर लेके बोलता हूं, इमेजिन करते हैं कि मैं भाई मान लो मैं डेली 5 गिलास दारू पीता हूं, इमेजिन करते हैं, मतलब लिकर पीता हूं मैं, मान के चलते हैं दारू पीता हूं मैं 5 गिलास डेली। सुनिएगा, अब मैं 5 गिलास डेली दारू पीता हूं, मेरे दोस्त मेरे पास आए, बोले भाई तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तू मर जाएगा, ये सब खत्म कर, बंद कर, दूध पीना चालू कर। तो क्या मेरे दोस्तों में दूध चालू कर दूंगा? भाई मेरी हैबिट है साहब, मैं इतने सालों से पीता आ रहा हूं, तो क्या मैं एकदम से दूध पीना चालू कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा साहब। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे ये 5 गिलास को कम करूं और धीरे धीरे दूध पीना चालू करूं। तो सुनिएगा क्या हो रहा है, मैंने अपनी आदत को चेंज करने का प्रयास किया, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे 4 गिलास किया, यहाँ पे 1 गिलास दूध बढ़ाया, फिर धीरे धीरे 3 गिलास हो जाएगा, ये 2 गिलास हो जाएगा, यानी 3 गिलास दारू 2 गिलास दूध। फिर धीरे धीरे ये रह जाए, ये हो जाएगा दोस्तों 2 गिलास दारू 3 गिलास दूध, फिर ये 1 गिलास दारू 4 गिलास दूध, फिर ये बिल्कुल खत्म और 5 गिलास दूध। आ रही बेटा बात समझ में? यानी कि मेरी आदत एकदम से नहीं छूटेगी, मेरी आदत धीरे धीरे छूटेगी। यानी क्या हो रहा है, पहले मैं 5 गिलास दारू पीता था,
अब धीरे धीरे ये दारू कम करता जा रहा हूं और दूध बढ़ाता जा रहा हूं, धीरे धीरे दारू कम दूध बढ़ा, दारू कम दूध बढ़ा, दारू कम दूध बढ़ा। व्हाट आर यू सीइंग? जब मैं ये चेंज कर रहा हूं अपनी आदत को, उस टाइम पे मैं दोनों ही काम कर रहा हूं। मैं दारू देखो, इधर देखो, दारू पहले 5 थी, अब 3 हो गई है, और इधर 2 हो गई है। मतलब दारू भी पी रहा हूं और दूध भी पी रहा हूं, यानी दोनों काम कर रहा हूं मैं। तब जाके धीरे 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 दारू की आदत खत्म होगी और किस में आऊंगा मैं दूध पीने लगूंगा। तो दोस्तों मैंने मेरा एक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो जरूर देखिएगा सोम के ऊपर, मैंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है। हम लोग सोम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को बेटा हमने बनाया नहीं है, मटेरियल्स को हमने खोजा है, मटेरियल्स को हमने डिस्कवर किया है। डिस्कवर किया इस बात का मतलब क्या है? दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, एक होता है दोस्तों, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब जो पृथ्वी पे नहीं हमने बनाया। डिस्कवरी, डिस्कवरी, डिस्कवर, डिस्कवर, कवर, कवर लगा हुआ है, डिस का मतलब हटा देना, हटा देना। डिस्कवर, कवर लगा हुआ था किसी चीज पे, उसको डिस कर दिया, डिस का मतलब हटा दिया, यानी डिस्कवर का मतलब खोजना। तो पृथ्वी पे जो चीज अवेलेबल है वो हमें मिल नहीं रही है, दिख नहीं रही है, कवर लगा हुआ है उनके ऊपर, उस कवर को हटा देना इज द डिस्कवरी। तो डिस्कवरी के एग्जांपल्स क्या है दोस्तों? व्हाट इज द डिस्कवरीज? डिस्कवरीज का एग्जांपल है पेट्रोलियम, डिस्कवरी का एग्जांपल है कोयला, डिस्कवरी का एग्जांपल है डिफरेंट ओर्स, डिफरेंट मटेरियल्स। तो दोस्तों मटेरियल्स को हमने इन्वेंट नहीं किया है, डिस्कवर किया है। यानी मटेरियल को हमें किसने दिया? पृथ्वी ने दिया। और जो ह्यूमन बींग्स है वो भी कहां से आए? वो भी पृथ्वी से आए। तो ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल्स कहां से आए दोस्तों? मटेरियल आए कहां से? पृथ्वी से। यानी मटेरियल कैसे हुए? मटेरियल्स हुए नेचुरल, नेचर ने दिया हमें ये। मेन कहां से आया? आदमी कहां से आया? वो भी नेचर से आया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, नेचर इक्वल टू मटेरियल, नेचर इक्वल टू मेन, यानी कि मेन इक्वल टू मटेरियल। ये बहुत बड़ी थ्योरी है दोस्तों। ये थ्योरी जिस दिन आपने समझ ली ना कि मैन और मटेरियल बराबर होते हैं, उस दिन सब समझ जाओगे आप। जैसा बिहेवियर हम लोग करते हैं वैसे बिहेवियर मटेरियल भी करते हैं। जिस तरह से मेरी आदत एकदम से नहीं छूट रही है, उस तरह से इस मटेरियल की आदत भी एकदम से नहीं छूटेगी। ये एकदम से इलास्टिक से प्लास्टिक नहीं बनेगा, ये एकदम से इलास्टिक से प्लास्टिक नहीं बनेगा। मैं एकदम से दारू छोड़ के दूध नहीं पीने लगूंगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पे भी है दोस्तों। एकदम से ये इलास्टिक जोन खत्म नहीं होता है, इसको खत्म होने में समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो दोस्तों ये ग्रीन जोन जो आप देख रहे हो, ये एक बेसिकली ट्रांजिशन जोन है, जहां पे मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को खत्म करके पहुंच रहा है प्लास्टिसिटी में। इसलिए दोस्तों इस जोन का नाम होता है इलास्टोप्लास्टिक जोन। कैसा जोन? इलास्टोप्लास्टिक जोन। कैसा जोन है ये? इलास्टोप्लास्टिक जोन। यानी यहां पे दोनों ही प्रॉपर्टी शो होंगी, ये इलास्टिसिटी भी शो करेगा, प्लास्टिसिटी भी शो करेगा। अब ये काम करेगा कैसे, उसको अगर पढ़ना है प्लस पे आइएगा, या वेट करिएगा मेरे यूट्यूब के लेक्चर का। ठीक है, यूट्यूब पे पता नहीं कब स्टार्ट होगा, बट हाँ प्लस पे कंटिन्यू चलता रहेगा। शुभम डली भाई मुझे कॉल करिएगा अभी, ठीक है, कॉल करके मुझे बात करिएगा बेटा, है ना, क्या करा है आपने, कैसे किया, बात करते हैं आपसे। ठीक है, हरीश भाई आप भी बात करिएगा, हर्ष भाई आपने भी पूछा था अभी, कॉल पे बात करना हर्ष भाई, मैं आपको समझा दूंगा जरा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में। मेरा नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ। तो दोस्तों समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अचानक से कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो इलास्टोप्लास्टिक, अब देखो नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, ये साफ साफ बता रहा है इलास्टोप्लास्टिक। एक बच्चे ने बोला भी था इलास्टोप्लास्टिक, कौन था वो बच्चा? हाँ आयुष आचार्य ने बोला था, है ना। तो इलास्टोप्लास्टिक जोन है ये, इलास्टोप्लास्टिक जोन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इलास्टोप्लास्टिक कैसे काम करेगा, ये इसका क्या बिहेवियर है वो हम आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल यानी कुल मिला के इस पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों कि ब्रिटल एक डक्टाइल मटेरियल के अंदर 3 जोन्स होते हैं। कैसे जोन होते हैं? 3 जोन्स। ठीक है, तो देखिए यहां लिखता हूं इस पॉइंट को मैं, डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स possess 3 जोन्स। कौन कौन सा? नंबर 1 इलास्टिक जोन, इलास्टिक जोन और रीजन भी बोल सकते हैं आप, है ना, एक ही बात है। दूसरा इलास्टोप्लास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन।
एंड थर्ड थर्ड वन को देखो, मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं, अ वेरी लार्ज, अ वेरी लार्ज प्लास्टिक जोन, अ वेरी लार्ज प्लास्टिक जोन। क्योंकि दोस्तों डक्टाइल मेटल के अंदर सबसे बड़ा जोन जो होता है वो प्लास्टिक जोन होता है। डक्टाइल मेटल के अंदर सबसे बड़ा जोन जो होता है वो प्लास्टिक जोन होता है। आ रही बात समझ में? दिस इज द प्लास्टिक जोन एंड दिस इज द जोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज डिफॉर्मेशन। अगर कोई डक्टाइल मेटल अपने फ्रैक्चर पे लार्ज डिफॉर्मेशन शो करता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये प्लास्टिक जोन है। अगर 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 मैं इस प्लास्टिक जोन को हटा दूं, इमेजिन करेंगे एक मिनट के लिए, अगर मैं इस प्लास्टिक जोन को हटा दूं यहां से, तो ये डक्टाइल मेटल भी क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ब्रिटल। सारा खेल डक्टिलिटी का कहां से होता है? प्लास्टिक जोन से। जिस बॉडी के अंदर प्लास्टिक जोन है वो डक्टाइल है, जिसके अंदर नहीं है वो ब्रिटल है। सिंपल सा फंडा ही है। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ और ना का रिप्लाई करें प्लीज। तो हियर द प्लास्टिक जोन इज वेरी लार्ज, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं डक्टाइल मेटल के अंदर से प्लास्टिक जोन को रिमूव कर दूं, मान लू कि डक्टाइल मेटल के अंदर प्लास्टिक जोन नहीं है, तो इमेजिन करो, देखो यार सामने, एक मिनट के लिए इमेजिन करो ये जोन नहीं है, व्हाट विल हैपन? जब ये जोन नहीं होगा तो डिफॉर्मेशन कितना सा रह जाएगा? चवन्नी भर का डिफॉर्मेशन रह जाएगा, जरा सा। यानी लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लास्टिक जोन। आ रही है बेटा मेरी बात समझ में? प्लास्टिक जोन। समझ गए दोस्तों? तो फटाफट से इसको छाप लो। This is the elastic strain. This is the elastoplastic strain. And here this is the plastic strain, epsilon p। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं एप्सिलॉन पी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला के हेयर द एप्सिलॉन पी इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एप्सिलॉन ई और द एप्सिलॉन ई पी। सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है प्लास्टिक जोन में। और यही रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन ही रेस्पॉन्सिबल होता है डक्टिलिटी के लिए। अगर ये प्लास्टिक स्ट्रेन नहीं है तो डक्टिलिटी नहीं है। चलिए, तो ये तो क्या डक्टाइल के बारे में। अब ब्रिटल के बारे में सुनिए जरा। तो डक्टाइल मटेरियल possess three zones, that is elastic zone, elastoplastic zone and a very large plastic zone। बेटा कल से चालू हो गया अक्षय भाई। नेक्स्ट पॉइंट इसी के लिए, while, इसी पॉइंट का आगे एक्सटेंशन है ये, while brittle materials possess, अब देखो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ब्रिटल मटेरियल possess टू जोन्स। कौन कौन से? दैट इज इलास्टिक जोन एंड वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल ही होता है ऑलमोस्ट, वेरी स्मॉल इलास्टोप्लास्टिक जोन। इलास्टोप्लास्टिक जोन, ब्रिटल मेटल के अंदर भी इलास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन होता है, बट बहुत ही नेग्लिजिबल। इसलिए कुल मिला के एक तरह से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर केवल इलास्टिक जोन ही है। लाइक दिस, सी केयरफुली, ये गया साहब ब्रिटल मटेरियल, और ये ब्रिटल मटेरियल थोड़ा सा इलास्टोप्लास्टिक जोन में जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। यार दिस द फ्रैक्चर, खत्म। तो कुल मिला के ये मान के चलो इसकी इलास्टिक लिमिट है, तो ये जोन कौन सा हो गया दोस्तों? इलास्टिक जोन हो गया। और बहुत ही माइन्यूट सा, इतना सा क्या मिलेगा हमें? ये छोटा सा इलास्टोप्लास्टिक, मतलब यील्डिंग तो होती ही नहीं है साहब, यील्ड में तो जा ही नहीं पाता, ये यील्डिंग तो हो ही नहीं पाती है। ठीक, खत्म। तो बेटा समझ में आया क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे करना है डक्टाइल ब्रिटल? जल्दी बताइए।
तो बाकी दोस्तों मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, कौन था भाई वो, कहाँ गया, एक लड़का था ना, रीजन पूछ रहा था। बेटा रीजन भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं, उसके पीछे मटेरियल साइंस होगी पूरी। उसके लिए बेटा प्लस पे आ जाइए, पढ़िए वहां पे आराम से, बेटा डिटेल में पूरा पढ़िए, कौन मना कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी जाते थे, पहले एक क्वेश्चन का आंसर करके जाइए फटाफट से। मोहित भाई, अब नाउ यू आर माई स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है। फोन पे बात करो, अब जितने भी पर्सनल क्वेश्चन है सब फोन पे है बेटा, फोन करो, व्हाट्सअप करो। ठीक है दोस्त, टेंशन नहीं लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर करेंगे जाने से पहले सब लोग। विच वन इज मोर डक्टाइल, which one is more ductile in between rubber and steel? जरा आंसर करें इस क्वेश्चन का। Which one is more ductile in between rubber and steel? I want the reason. I want the reason behind that. If you all are saying steel, then what is the reason? चलिए सामने देखते हैं, आप रीजन टाइप करिए, जब तक मैं इसको समझाता हूं। मैंने दो स्पेसिमेन लिए, दोनों की डायमीटर, दोनों की लेंथ सेम है, अंतर केवल इतना है, एक रबर है और एक स्टील है, दोनों की लेंथ डायमीटर सेम है। कॉज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ इज मोर ऑफ स्टील, महागलत हर्ष भाई, स्टील है मोर डिफॉर्मेशन। सामने देख रहा तुषार भाई, आपसे मैं जरा आप ही से बात करता हूं मैं, सामने देखो, ये रबर है साहब, रबर पे मैंने 100 न्यूटन का लोड लगाया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। 100 न्यूटन का लोड बहुत कम होता है, 100 न्यूटन का लोड लगाया, मैंने देखा 100 न्यूटन के लोड पे रबड़ खिंची चली गई, रबड़ के अंदर काफी बेहतरीन इलोंगेशन हो गया। ठीक है, रबड़ 100 न्यूटन के लोड पे काफी ज्यादा खिंची चली गई। लेकिन वही 100 किलो न्यूटन का लोड जब मैंने स्टील पे लगाया, तो मैंने देखा था स्टील तो हिला भी नहीं, वहां से स्टील तो वहीं की वहीं है, पता भी नहीं चल रही कि वो हिला कि नहीं। तो भाई यहां तो डिफॉर्मेशन रबर का ज्यादा दिख रहा है मुझे, और आप लोग बोल रहे हो कि स्टील ज्यादा डक्टाइल है। भाई कैसे मानूं मैं आपकी बात, समझ पा रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? भाई 100 न्यूटन के लोड पे मैंने देखा रबड़ तो खींचा चला गया, रबड़ खींचा चला जा रहा है, खींचा चला जा रहा है, खींचा चला जा रहा है, बट स्टील की मैं बात कर रहा हूं तो स्टील तो 100 किलोमीटर हिल भी नहीं रहा है, तो ज्यादा डिफॉर्मेशन तो रबड़ में दिख रहा है मुझे। और आप बोल रहे हो कि यार डिफॉर्मेशन तो स्टील में ज्यादा, ऐसे कैसे मान लूं साहब आपकी बात में? भाई लोड हटाया नहीं है भाई साहब, क्यों क्यों गेट बैक, कैसे गेट बैक? मैं तो लोड हटा ही नहीं रहा हूं, मैं तो पकड़ के बैठा हूं साहब 100 किलोमीटर के लोड को, 100 न्यूटन के लोड को। कहा मैंने बोला लोड हटा लिया? कहीं बोला मैंने लोड हटा दिया? अनीता बेहरा सही, फेल इन शीयर क्विकली इन रबड़, हवाबाजी। मैं पूछ रहा हूँ डक्टिल डक्टाइल बताइए, फेलियर कहां से आ गया यहाँ पे? समझिए मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए जरा इस बात को। इलास्टिक प्रॉपर्टीज मोर ऑफ स्टील, सब हवाबाजी। अब सुनो ध्यान से दोस्तों, आप अब एक्चुअल डेफिनेशन पे पहुंचो जरा। हमें क्या दिख रहा है, समझिएगा बात की गहराई को। अब हमें ये दिख रहा है साहब कि जब मैंने रबड़ पे 100 न्यूटन का लोड लगाया तो रबड़ खिंच गई, नो डाउट उसका इलास्टिक मॉडुलस कम होता है इसलिए खिंच गई वो, उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा दिख रहा है। और स्टील में उतना लोड लगाने पर स्टील में डिफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो एक इनिशियल स्टेट में अगर हम इस चीज को विजुलाइज करें तो हमें दिख रहा है रबड़ इलोंगेट कर रही है और स्टील इलोंगेट नहीं कर रही है। और जनरली जो डक्टिलिटी होती है डिफॉर्मेशन से होती है, तो यहां से तो हमें ये पता चल रहा है कि डक्टाइल मेटल रबड़ ज्यादा है, डक्टाइल है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, भाई रबड़ में ज्यादा इलोंगेशन देखने को मिल रहा है, स्टील में इलोंगेशन मिल ही नहीं रहा है। तो इस बात का मतलब तो ये था रबड़ ज्यादा डक्टाइल है, लेकिन नहीं। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि
A material said to be ductile when it shows large deformation under tension up to up to up to fracture. फ्रैक्चर 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 पॉइंट देखना है बेटा, फ्रैक्चर पॉइंट देखना है। फ्रैक्चर करवाते हैं पहले, क्या करवाते हैं? फ्रैक्चर, तब पता चलेगी। इसलिए एक बात का मतलब होता है, फ्रैक्चर करवाएंगे पहले हम। अब सब लोग मेरे सामने मुझे देखिएगा, मुझे स्क्रीन को मत देखना, मुझे देखना सब लोग, सबकी निगाह सामने, सबकी निगाह सामने। इमेजिन करो मेरे इन हाथों के बीच में रबड़ बैंड है और मैं उसको एलोंगेट कर रहा हूं, सबकी निगाह सामने रहेगी। सी केयरफुली, ये रही रबड़, मैंने इसको खींचा 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 खींचा, एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गया, छोड़ा, वापस आ गया, रबड़ वापस आ गया। इस बात का मतलब क्या है? रबड़ किस जोन में है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, रबड़ किस जोन में है? रबड़ किस जोन में है? इलास्टिक, बहुत बढ़िया। दोबारा देखेंगे, मैंने इसको खींचा 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 खींचा, एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गया, छोड़ा, वापस आ गया। रबड़ किस जोन में? इलास्टिक जोन में। दोबारा देखेंगे, खींचा 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 खींचा, एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गया, छोड़ा, रबड़ वापस आ गया। किस जोन में? इलास्टिक जोन में। एक बार फिर देखेंगे, खींचा 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 खींचा, एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गया, छोड़ा, वापस आ रहा है, इसका मतलब इलास्टिक जोन में। एक बार और देखिए, खींचा 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 खींचा, एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गया, थोड़ा सा और खींचा, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि एक्सट्रीम पॉइंट तक इलास्टिक जोन था, जैसे उसको खींचा टूट गया, यानी उसके अंदर प्लास्टिक जोन है ही नहीं। और जिस मटेरियल के अंदर प्लास्टिक जोन नहीं होता, वो मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल। क्या होता है? ब्रिटल। यानी दोस्तों, विडंबना ये है हमारे कॉलेजेस की, हमारी यूनिवर्सिटीज की, हमारे शिक्षकों की, कि सब गलत पढ़ा रहे थे। अब तक हमें यह बताया गया था कि साहब जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं। नहीं साहब, ब्रिटल मटेरियल कैन बी सॉफ्ट ऑल्सो, क्योंकि हार्डनेस सॉफ्टनेस से मतलब ही नहीं है साहब। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस डिफाइन होती है डिफॉर्मेशन से, प्लास्टिक जोन से। तो दोस्तों, रबड़ इज बेसिकली अ ब्रिटल मटेरियल। एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है कि विच वन इज द मोर डक्टाइल, माइंड इट प्लीज। एक्चुअली डक्टाइल क्या, रबड़ ब्रिटल होती है, रबड़ डक्टाइल वक्टाइल होती नहीं है, एक तरह से बात करें। हाँ, विस्को इलास्टिक मटेरियल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल रबर की मैं बात करूं दोस्तों, तो रबर इज ब्रिटल मटेरियल। कैटरीना पुत्र, माफी चाहूंगा मैं, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है। तो फिलहाल जो बच्चे इसको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, स्टील इज मोर डक्टाइल, क्योंकि स्टील अभी तो डिफॉर्म ही नहीं हुई है साहब, अभी तो उसने चलना ही चालू नहीं किया। अभी जब वो चलेगी तब वो अपनी पावर दिखाएगी। ठीक है, तो बेटा रबर इज ब्रिटल मटेरियल है ना, याद माइंडेड प्लीज, रबर इज ब्रिटल मटेरियल। तो आई होप कि समझ में आया वो लेक्चर दोस्तों आपको। ठीक है, बाकी जिन लोगों को बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरे पे मुझे कांटेक्ट कर लें, जिन जिन बच्चों ने भी बात करी है। मेरा नंबर लिख लें 9897104566, 9897104566। कोई भी डाउट है डायरेक्टली कॉल करिए मुझे। बाकी दोस्तों, गेट ईएससी का जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू गेट एंड ईएससी। इसमें आप दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप किसी भी ब्रांच के वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे फैकल्टीज है जो जेई के लिए भी पढ़ा रहे हैं। नो डाउट मैं जेई के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ, जेई के बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगर जो बच्चा जेई के लिए पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, क्योंकि जेई के बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारी फैकल्टीज करवा रहे हैं। हाँ, नो डाउट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ, मेरे पढ़ाने से आपका जेई का सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं स्पेशली जेई के लिए पढ़ाऊंगा वो नहीं है। बट हाँ, ये सब्सक्रिप्शन केवल गेट और ईएससी का नहीं है, मैं इसमें लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो फॉर द पीएसयूज, एई के एग्जाम के लिए है एंड जेई के एग्जाम के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे बच्चों, किसी भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेटा 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं होता है, कम से कम आपको अपने ऊपर 8 से 12 महीने इन्वेस्ट करने होंगे।
अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, इसीलिए मैं 12 महीने का सजेशन आपको देता हूँ। इसकी टोटल फी है बेटा 25,000 रुपए, बट इफ यू आर यूजिंग माई कोड जीपीएस लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पे कर रहे हैं 22,500 रुपए। वो बच्चे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में यही सारी चीजें उनके लिए मिल सकती हैं और भी सस्ते प्राइस में, वो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, सेकंड ईयर थर्ड ईयर और जो जस्ट पास आउट हो रहे हैं उनके लिए। दोस्तों ये 30,000 का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको अगेन 27,000 में ये पड़ेगा, 3,000 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सर इलास्टिक रीजन में दो मटेरियल में कैसे कंपैरिजन करेंगे? कौन ज्यादा ब्रिटल है? क्या बात है, ब्रिटलनेस डिफाइन कहां से होती है बेटा? प्लास्टिक जोन से। तो ज्यादा कम तो कुछ होते ही नहीं है। अरे बेटा अनूप सिंह भाई बात समझ में, ज्यादा कम तो कुछ होते ही नहीं है। अगर दो ब्रिटल का कंपैरिजन हम करें तो पहली बात तो दोनों ही ब्रिटल हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ में कंपैरिजन होगा कि कौन ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा, कौन हार्डनेस ज्यादा शो करेगा। माइंडेड प्लीज भाई, आपने पहले बोल दिया कि दो ब्रिटल मटेरियल है तो वो तो पहली ब्रिटल हो गए, वो तो पहले डिस्टिंग्विश कर दिया आपने, पहले खत्म कर दिए। अब उनकी किन चीज का कंपैरिजन बचा कि भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा हार्डर है। आ रही बेटे बात समझ में? तो इस चीज को अगर वही मैं बोल रहा हूँ बेटा, अब इस तरह क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहेंगे, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए प्लस पे आइए। दोस्तों ये वाला सब्सक्रिप्शन ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि जहां आप 22,500 में एक साल ले रहे हो, वहीं 4,500 एक्स्ट्रा पे करके, यानी कितना हो गया 27,000, 22,500 अगर आप पे करके एक साल ले पा रहे हो, तो वहीं दोस्तों 4,500 एक्स्ट्रा पे करके आपको कितना मिलता है? 2 साल का मिलता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि 4,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप 1 ईयर एक्स्ट्रा ले रहे हो। जरा इधर देखना, एक महीने का सब्सक्रिप्शन कितने का है? 5,000 का। चलो 10% का डिस्काउंट कम करो, इसमें से कितना का पड़ा आपको ये? 4,500 का। तो 4,500 में जहां आपको मात्र एक महीना मिलता है, वहां 4,500 में आपको एक साल मिल रहा है। इसीलिए दिस इज द स्मार्ट चॉइस। बाकी कोई भी दिक्कत है दोस्तों, आपको मुझे डायरेक्टली कॉल करिए, नंबर मैंने आपको बता रखा है। ठीक, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ये सारे बेनिफिट्स आपको मैं दूंगा। मेरे खुद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाएंगे आपको लॉकडाउन खुलने के बाद। बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ, टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं।